हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, कुशल रहे तथा माता रानी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। तो दोस्तों, मैंने अपनी इस नमो हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से मैं पीजीटी हिंदी व यूजीसी नेट का जितना भी सिलेबस है उस सबको कवर करवाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हम इकाई 8 के अंतर्गत जितने भी नाटक लगे हुए हैं उन सभी को एक एक करके उन सभी का एक एक करके अध्ययन करेगी। तो दोस्तों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक के बारे में पढ़ने वाले। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय व उनके रचनाओं के ऊपर वीडियो अपलोड की है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे इस चैनल पर जाइए और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं और उनके जीवन परिचय है। तो दोस्तों, आज हम उनके द्वारा रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में पहला नाटक लगा हुआ है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कौन सा नाटक है? अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इसका है 1881 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जो अंधेर नगरी नाटक है ये कैसा नाटक है? व्यंग्य हास्य प्रधान नाटक है, ठीक है। सॉरी, ये मौलिक प्रहसन नाटक है जो ये अंधेर नगरी नाटक है। इसमें कुल कितने अंक है? ये है इसमें 6 अंक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है किसको? जो ये अंक दिए, ठीक है, इसको दृश्य के नाम से संबोधित किया गया है। जैसे बाह्य दृश्य बाजार, जो बाहर वाले उसमें उसमें बाजार का, जंगल का, राज्यसभा का, अरण्य का, शमशान का, इनको जो है संबोधित किया गया है, ठीक है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी हास्य व्यंग्य नाटक के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षण किया है, ठीक है। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी संक्षिप्त और हास्य नाटक है। इस नाटक में एक मूर्ख राजा के कारण सारे लोग क्या है, जिन इन सारे लोगों का जीवन अंधकार में हो जाता है। ये इस नाटक में दिखाया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। जो अंधेर नगरी नाटक है, अब देखते हैं हम कि इस नाटक में कितने पात्र लगे हुए हैं। यहाँ से जो है पात्रों से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि ये कौन से नाटक के पात्र है। अब देखो, जैसे गोवर्धन दास है, नारायण दास, महंत जी हो गए। महंत जी गुरु है ये गोवर्धन दास और नारायण दास का, ठीक है। और जो ये गोवर्धन दास है ये क्या है? लालची शिष्य है महंत जी का। चौपट राजा हो गया। राजा कैसे है? जो ये राजा राजा है, जो ये राजा है ये मूर्ख है और विवेकहीन है, ये जो न्याय का अर्थ नहीं जानता, ठीक है। अब देखो, घासीराम हो गया, कुंजड़िन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, चुनने वाला, विश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, ये सारे क्या है? पात्र है अंधेर नगरी नाटक के। अब देखो, अंधेर नगरी नाटक की रचना किसको आधार बनाकर की गई है? ये की गई नशेबाज और निकम्मे रजवाड़े व्यक्ति को आधार मानकर, ठीक है। हम देखो, भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना केवल एक रात में ही पूरी कर दी थी। कितना समय लगा इस नाटक को लिखने में? एक रात का, ठीक है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में गद्य पद्य के मिश्रण से एक विशेष गति प्रदान की है। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ। और अब देखो, पहले इसमें कितने अंक बताए थे मैंने? इसमें है 6 अंक, जिसको जो है दृश्य के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। अब देखो, पहले अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? महंत जी द्वारा अपने 2 चेले गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन करते हुए नगर में प्रवेश करने से होती है, ठीक है। ये गुरु और चेले किसी जंगल में रहते हैं। जो महंत जी थे, ये इन्होंने एक शिष्य को अपने पश्चिम दिशा में भेजा था, दूसरे को दक्षिण, एक को दक्षिण में, एक को पश्चिम में भेजा था, एक को पूर्व दिशा में भेजा था, ठीक है। अब देखो, गोवर्धन दास गुरु से कहते हैं कि अधिक भीख लेकर लौटूंगा। क्या बोलता है? जब ये गोवर्धन दास जाता है, कौन सी दिशा में जाता है? ये पश्चिम दिशा में भिक्षा मांगने। तो ये क्या बोलता है कि मैं अधिक भीख लेकर लौटूंगा। तो गुरु जी कहते हैं कि अधिक लालच पाप का मूल है, ठीक है। और इससे यश और मान दोनों मिट जाते हैं। कौन कहते हैं? ये कहते हैं जो महंत जी थे, ये कहते हैं अपने शिष्य गोवर्धन दास से। महंत जी भीख में केवल अनाज प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो दूसरे अंक की शुरुआत ये किससे होती है? इसमें जो है बाजार का वर्णन किया गया है दूसरे अंक में।
जहाँ पर कैसे है तरह तरह की वस्तुएं बेची जा रही है। अब देखो नगर नगर के बाजार में, जो नगर का बाजार है, इसमें कबाब वाला क्या कर रहा है, ये नए अंदाज में बेचता है कबाब गर्मा गर्म। ये बोलता है कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला बेहतर आज। ये जो है अपनी अपनी भाषा में जो है अपने अंदाज में ये जो है कबाब बेच रहा है। जो घासीराम है ये क्या बेच रहा है, चना जोर गरम बेचता है। इसकी झोली की दुकान है जो ये घासीराम है, ठीक है। नारंगी वाला क्या करता है, ये जगह 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 का नाम लेते हुए नारंगी बेचता है, ठीक है। हलवाई ये लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया पेड़ा कचौड़ी समोसा ये सारे कौन बेचता है, हलवाई वाला। इसकी जो है हलवाई की दुकान है। और कुंजड़िन ये सब्जी की दुकान है इसकी, धनिया पालक ये कोहड़ा सब्जियां बेचती है, ठीक है। जो मुगल व्यवसायी है ये क्या करते हैं, जो ये पिस्ता हो गया, अखरोट हो गए, किशमिश हो गए, मुनक्का, अनार, ये सारी चीजें मुगल व्यवसायी बेच रहा है। चूरन वाला क्या करता है, जो चूरन वाला है ये भी अपने चूरन की खासियत बताते हुए चूरन बेच रहा है, ठीक है। जो बनिया है वो आटा दाल लकड़ी घी चीनी चावल मसाले आदि को बेच रहा है। अब देखो जो गोवर्धन दास है, आनंदित हो यो गीत कौन सा गाता है। जो गोवर्धन दास है ये जो है बाजार का आनंद ले, हर दुकान में जाकर जो है आनंद ले रहा है ये। और अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये गीत गाता है। ये गीत गाता हुआ किसके पास आता है, महंत जी के पास। गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिलते हैं, इसको मिलते हैं 7 पैसे, जिसमें से ये जो है 3.5 रुपए की जो है मिठाई खरीदता है, ठीक है। 3.5 शेर क्या खरीदता है, मिठाई। अब यहाँ पर तीसरा अंक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आता है दूसरा अंक समाप्त होता है। अब यहाँ से जो है तीसरे अंक की शुरुआत होती है। अब तीसरे अंक में क्या है, तीसरे अंक में जंगल का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें महंत जी और नारायण दास राम भजो गीत आ रहे हैं। तो दो और जो गोवर्धन दास है ये कौन सा गीत गाता है, ये गाता है अंधेर नगरी, क्योंकि ये अंधेर नगरी से आ रहा है, ठीक है। महंत जी को अंधेर नगरी में सभी चीज टके शेर में मिलने की सूचना पहले कौन देता था, ये देता था जो दूसरा शिष्य था नारायण दास। तो महंत जी अपने साधु शिष्य से कहते हैं कि टका शेर भाजी और टके शेर खाजा मिल रहे हो ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। ये पहले ही इनको क्या सावधान करते हैं कि हमें इस ऐसी नगरी से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। महंत जी के कहने पर जो गोवर्धन दास है वो इस नगरी को छोड़ना नहीं चाहता, वो इसी नगर में रहना चाहता है। महंत जी गोवर्धन दास पर संभावित संकट को महसूस करते हुए कहते हैं कि जब कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। कौन कहते हैं, ये कहते हैं गुरु महंत जी, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि इस नगरी में रहना जो है उचित नहीं है, नहीं तो हमें जो है संकट का सामना करना पड़ेगा। अब जो चौथा अंक है इसकी शुरुआत होती है राज्यसभा से, ठीक है, जहाँ पर राजा मंत्री और नौकर सारे लोग कैसे हैं, सारे लोग उपस्थित है। और जो राजा के दरबार का दृश्य दिखाया गया है इसमें, जिसमें कोतवाल को फांसी की सजा होती है और फरियादी की बकरी किसके कारण होती है फांसी की सजा, फरियादी की बकरी के दीवार गिरने से, ठीक है। और जो है ये जो फांसी का फंदा है ये इसको जो है कम पड़ जाता है फरियादी को, जिसके कारण इसको फांसी नहीं होती। देखो राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से दबकर मर गई थी, और राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, जो संभव नहीं था। ये जो है अंधेर नगरी का राजा कैसे था, ये मूर्ख राजा था। अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया कारीगर चुन्ना बनाने वाले बिश्ती कसाई गड्ढे को तो सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता है, और सभी अपना दोष दूसरों के माथे पर ये मरते चले जाते हैं जितने भी इसने बुलाए थे, ठीक है। अब देखो मूर्ख राजा अंत में नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुनाता है। किसको सुनाता है, ये कोतवाल को। क्यों सुनाता है, क्योंकि इसकी फरियादी की बकरी जो है इसकी दीवार गिरने से मर गई थी, ठीक है। वस्तुतः अविवेक चौपट राजा ना तो शिकायतकर्ता की समस्या को समझता है, ना कोई न्याय करता है। ना तो इसको न्याय करना आता है, ना किसी जो शिकायत करता है उसकी समस्या को समझता है। ना अपराधी को दंडित करता है, बल्कि एक निरपराधी की मौत को सजा सुनाता है। कौन, ये जो हो विवेकहीन राजा था।
अब जो 5वां अंक है इसकी शुरुआत होती है अरण्य से, ठीक है। और जहाँ से गोवर्धन दास के गाते हुए आने से होती है। किसकी होती है? गोवर्धन दास के गाते हुए आने से होती है इसकी 5वें अंक की शुरुआत। मोटे शरीर होने के कारण जो फरियादी था उसको जो है क्या होता है, जो उसका गला बड़े फांसी के फंदे के लिए उपयुक्त नहीं था। और जो दुबला था, कौन था दुबला? ये था गोवर्धन दास। इसको जो है फांसी की सजा सुनाने के लिए जो है इसको फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है। अब देखो जो 5वें अंक की शुरुआत अरण्य में गोवर्धन दास के गाते हुए आने से होती है। और गोवर्धन दास अंधेर नगरी में टके सिर के भाव से मिठाई खाकर मोटा हो गया था ये। और वह राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करते हुए गाना गाता है। अंधेर नगरी है जो, इसमें क्या है? अन्याय का बोलबाला है। इसमें न्याय और अन्याय में कोई भेद नहीं है। और यहाँ गाय बकरी में कोई अंतर नहीं है अंधेर नगरी नाटक में। गोवर्धन दास भी इसी नगरी में रहता है, इसलिए क्या है, इसलिए खुश है क्योंकि उसे खाने को खूब मिल रहा है गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास को 4 प्यादा, जो 4 सिपाही थे राजा के वो पकड़कर किसके पास ले जाते हैं? ये ले जाते हैं राजा के पास, ठीक है। 4 सिपाही राजा के। और गोवर्धन जो गोवर्धन दास था, इसके पूछने पर कि मेरी गलती क्या है, जब ये पूछता है गोवर्धन दास की भाई मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हैं आप, तो क्या बोलते हैं प्यादा जो ये सिपाही थे राजा के, ये कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, फांसी कोतवाल को होना था। तो ये कहते हैं कि जो कोतवाल था इसकी दीवार गिरने से जो है बकरी मर गई थी। किसकी मरी थी ये बकरी? ये बकरी मरी थी कलुबनिया की, ठीक है। ये बोलता है कि आपकी गलती तो आपके ये बोलता है कि किंतु जो गोवर्धन दास, जब ये गोवर्धन दास इनसे पूछता है कि भाई मेरे को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं आप, तो ये क्या कहता है कि आपकी गलती कोई नहीं है, फांसी कोतवाल को होनी थी, किंतु फंदा बड़ा आकार का है, और जबकि वो कैसा है? पतला दुबला आदमी है। तुम मोटे हो और फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें फांसी होगी। कौन बोलता है? ये जो राजा के सिपाही थे, ये बोलते हैं कि जो फांसी है, फांसी होनी थी, किसको होनी थी फांसी? ये होनी थी जो वो था, क्या बोलते, जिसकी दीवार गिर गई थी, फरिया इसके पास कौन सा था? ये था। अब देखो जो ये था जिसकी बकरी मरी थी, किसकी? कल्लू बनिया की। किससे कैसे मरी थी? ये मरी थी दीवार गिरने से। और किसकी दीवार गिरी थी? ये कोतवाल की दीवार गिरी थी, ठीक है। ये पूछता है कि मेरी क्या गलती है, तो क्या बोलते हैं जो सिपाही बोलते हैं कि भाई आपकी गलती तो कुछ नहीं है, और जो कोतवाल है जिसको फांसी होनी थी उसके लिए फंदा कैसे पड़ गया? वो पड़ गया बड़ा, और उसकी गर्दन है पतली, तो तुम मोटे हो, और जो ये जो है ये फंदा जो है तुम्हारे लिए ठीक आएगा, इसलिए तुम्हें फांसी होनी है, ठीक है। जो गोवर्धन दास क्या है, फिर पछताता रहता है। अब देखो क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं कि फांसी के फंदे के लिए तुम उपयुक्त हो, और इसलिए उसे फांसी के लिए ले जाते हैं सिपाही। किसको? नारायण, जो ये था गोवर्धन दास, ठीक है। अब आता है 5वें अंक की। अब देखो जो 5वां अंक है ये जो है अंतिम अंक है, अंतिम अंक है ये, ठीक है। इसमें रोते चिल्लाते हुए गोवर्धन दास सिपाही के साथ जाता है इस अंक में, और तभी वो अपने गुरु को याद करता है, क्योंकि गुरु ने इसको जो है पहले ही सचेत किया था कि भाई इस नगरी से चले जाना ही उचित है। और अब देखो जो छठा अंक है इसकी शुरुआत होती है शमशान से, जहाँ पर गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश होता है, और उसे फांसी देने हेतु शमशान ले जा रहे हैं ये सिपाही, ठीक है। और जो ये गोवर्धन दास है, ये मैन जी वहाँ पर अपने गुरु को याद करता है, और एक चाल चलते हैं वे नारायण दास के कानों में कुछ कहते हैं। कौन कहते हैं? ये गुरु कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? जो महंत जी है
ये अपने शिष्य को बचाने की कोशिश करते हैं और इसके कान में कुछ कहते हैं नारायण दास के। ठीक है, उसके बाद दोनों गुरु चेलों में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ लगी रहती है। गुरु बोलता कि मैं चढ़ूंगा फांसी पे, और जो है ये दूसरा है नारायण दास, ये बोलता है कि मैं चढ़ूंगा। ठीक है, और असल में गुरु का कहना था कि इस समय की साहित्य के अनुसार जो भी फांसी पर चढ़ेगा सीधे स्वर्ग को जाएगा। इन्होंने बना रखी थी, इन दोनों ने एकता बनाई थी कि भाई राजा मूर्ख है, अगर जो है हम इसको अपनी बातों में लाके जो है इसको ही जो है इस फांसी के फंदे पर, इसी को जो है इस पर फांसी के फंदे पर लटकाएगी। अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इतनी अच्छी साहित्य है, जो इस फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो सीधा कहाँ जाएगा, स्वर्ग में। और नाटक में हम पाते हैं कि महंत के फांसी पर चढ़कर स्वर्ग जाने की बात सुनकर कोतवाल और मंत्री दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। जैसे ही गुरु शिष्य की बात सुनते ही ये जो है राजा बोलता है कि सबसे पहले जो है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और राजा, मूर्ख राजा यह कहते हैं कि फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। कौन बोलता है, ये बोलता है अंधेर नगरी का राजा, क्योंकि इसको ये जो है विवेकहीन था। ये कहता है कि मेरे होते हुए सबसे पहले भाई मैं ही चढ़ूंगा फांसी पर, मेरे होते हुए इस फांसी पर कौन चढ़ सकता है। ठीक है, गोवर्धन दास को फांसी की सारी तैयारियां हो जाती है और वो गुरु जी के वापस आने की बातों को याद करता है, जो ये था कौन, गोवर्धन दास। और तभी गुरु जी आते हैं और दोनों में क्या है, फांसी चढ़ने के लिए जैसे ही उत्सुकता दिखाते ही, और इस शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। कौन कहते हैं, गुरु और चेला दोनों आपस में कानों में कहते हैं। और तब राजा क्या करता है, सुनकर राजा खुद कहता है कि उसे स्वर्ग जाना है, मैं खुद फांसी पर चढ़ जाता हूँ। कौन बोलता है, ये राजा। इस नाटक के माध्यम से क्या बताया गया है कि यदि राजा ही मूर्ख हो तो वह प्रजा और क्षेत्र के लिए जो है विनाश का कारण है, ये कहा गया है इस नाटक में। अतः जिस राज्य में विवेक अविवेक का भेद न किया जाए वहाँ की प्रजा सुखी नहीं रह सकती। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक में समझाने का प्रयास किया है, जो काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले इस अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1884 ईस्वी में बालिया में इस नाटक के मंचन का उल्लेख किया था। कब किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1884 में, कहाँ पे, बलिया में। अब देखो 1978 ईस्वी में इसको जो है मंचन यक्षगान शैली द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब देखो अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं हम कुछ। जैसे प्रथम अंक के कौन कौन से है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। कौन कहता है, ये कहता है महंत जी, जो इसके इनके गुरु थे। अब देखो दूसरा, बहुत लोभ मत करना, कौन बोलते हैं, ये भी गुरु जी बोलते हैं अपने शिष्य से। दूसरे अंक में चना हकीम सब जो खाते हैं। दूसरे अंक में क्या पढ़ा था हमने, बाजार के बारे में। इसमें दूसरे अंक में क्या, किसका वर्णन किया गया था, बाजार का। प्रथम अंक में बाहरी दृश्य दिखाया था। ठीक है, जो बाहरी में, इसमें दूसरे अंक में क्या है, चना हकीम जो खाते हैं, ये सारे हैं। मैं ये तो यह के रंजन मंगे, ये सारे क्या है, ऐसी जात हलवाई, जैसी काजी वैसी पाजी, हिंदुस्तान का आदमी लल्लक हमारे, ये सारे चूरन अमले सब जो खावे, ये सारे क्या है, दूसरे अंक के दृश्य। ये चूरन साहेब, अंधेर नगरी चौपट, राजा टकेसर, ये किसने कहा था, गोवर्धन दास। जितने भी यहाँ पर कथन कहे हैं अंधेर नगरी नाटक के बारे में, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, आप इसको जो है खुद ही जाके इसको देख सकते हैं। अब देखो जो तीसरा अंक है, इसमें भी जितने महत्वपूर्ण कथन हैं, ये सारे महंत और गुरुजी, इनके जो महंत है गोवर्धन दास और नारायण दास, ये इनके ही सारे, इनके दिए हुए सारे कथन है। ठीक है, तीसरे अंक में भी कितने कथन लगे हुए हैं, ये 7 कथन लगे हैं। इसको भी आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। पांचवा अंक, अंधेर नगरी अनबुझ राजा। पांचवें अंक में जात पात पूछे नहीं कोई, ये किसमें है, कौन बोलता है, गोवर्धन दास बोलता है। अब सारे जो है ये पांचवे। अब छठे अंक की बात करें, वो मैंने इसमें नहीं दिया है, ये छठे अंक में है। इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा, ये किसमें है, छठे अंक में। ठीक है, छठे अंक में किसका
किस स्थान का वर्णन किया गया था? इसमें किया गया था शमशान का। अब देखो शमशान से इसमें क्या है, जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। कौन बोलता है ये? गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी कौन थे? महंत जी थे जो। हम लटके गए हमारे सबब जो दीवार गिरी है, ये कौन बोलता है? ये बोलता है कोतवाल की मैं लटकूंगा जो है मेरी वजह से जो है दीवार गिरी थी। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, ये कौन बोलता है? ये बोलता है चौपट राजा जो इस अंधेर नगरी का राजा था। ये बोलता है कि मेरे होते हुए कौन जो है स्वर्ग लोक को जा सकता है, मैं ही इस फांसी पर चढ़ूंगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है अंधेर नगरी का राजा। तो दोस्तों, आज हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक में जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने सारा जो है यहाँ पर आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट नाटक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।